वेलकम बैक। और मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ मॉडल पेपर 2 फिजिक्स मॉडल पेपर 2। और ये जो सेशन है हमारा BSEB 12th बोर्ड, जितने भी 12th बोर्ड एग्जाम्स देने वाले होंगे 2023 में, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। हमारा पहला सवाल, और ये हमारे पास पहला सवाल है, ठीक है। तो जितने भी 12th बोर्ड के जो स्टूडेंट होंगे 2023 में BSEB बोर्ड यानी बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति से देने वाले विद्यार्थी होंगे, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसमें 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। आपको एग्जाम में या तो 42 या तो 70, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि 42 ही पूछा जाएगा, जिसमें 35 सवाल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। नंबर 1, अर्ध आयु काल टी हाफ एवं 6 नियतांक में संबंध। तो पहला चीज देखिए, 6 नियतांक यानी कि डी के कांस्टेंट होता है। डी के कांस्टेंट, जो लोग इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको भी समझिए, डी के कांस्टेंट, और इसे लैम्डा से सूचित करते हैं, ठीक है। और टी हाफ और लैम्डा के बीच जो संबंध होता है वो होता है आपका टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। इसका मतलब होता है टी हाफ का मतलब 0.693 अपॉन लैम्डा। याद रखिएगा, लैम्डा आपका क्या है, डी के कांस्टेंट, जिसे हम लोग कहते हैं 6 नियतांक, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहता हूं कि जो लोग 12th बोर्ड BSEB 2023 में देना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। प्रकाश का वेग महत्तम कहने का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सवाल अगर पूछ दिया जाए कि ग्लास में कितना होता है, तो ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में पूछ दिया जाए तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये पानी और ये निर्वात, और ये हवा में कितना होता है, तो अप्रोक्स होता है 3 × 10⁸। ये अप्रोक्स होता है, पूरा नहीं, यानी कि 2 की जगह पर 299 समथिंग आएगा तो होगा। तो सबसे ज्यादा पूछा है तो आंसर आपका क्या होगा, निर्वात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अगले सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो देखिए किसी भी बिंदु पर सभी दिशाओं में मान लीजिए ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, तो ये बीच वाले पूछ रहा है, तो बीच वाले पार्ट जो होगा वो आपका 0 होगा, क्योंकि टोटल इनपुट इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट। और ये है क्या, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि इसे जंक्शन रूल, पॉइंट रूल भी कहा जाता है। किसका पॉइंट रूल कहते हैं, तो पॉइंट रूल कहते हैं किरचॉफ्स का। तो किरचॉफ्स का पॉइंट रूल भी है एक चीज, इसको जरा सा ध्यान देंगे हम लोग। और इसमें टोटल होता है इनपुट इक्वल टू आउटपुट, यानी कि प्लस इनपुट को इधर लाएंगे, इनपुट इक्वल टू आउटपुट, ये इधर जाएगा तो इनपुट माइनस आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो शून्य। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग, तब पहले भी 2-3 क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, प्रतिरोध को नापता है। प्रतिरोध किसको कहते हैं, रेसिस्टेंट को कहते हैं। तो रेसिस्टेंस को ये मापता है, और रेसिस्टेंट उच्च भी हो सकता है अल्प भी हो सकता है, दोनों तरह के प्रतिरोध का मापन करता है। पिछले 2 वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और आज भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगला सवाल, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर, तो विभवांतर मापा जाता है बोल्ट में। किसमें मापा जाता है, बोल्ट में, ठीक है। ये आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। बोल्ट अर्थात बोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, इसको याद रखेंगे हम लोग। किसके द्वारा, बोल्ट मीटर के द्वारा। ये क्या होता है एम्पियर, तो ये धारा मापती है। क्या मापती है, धारा। ये क्या मापती है, तो ये प्रतिरोध मापती है, प्रतिरोध, ठीक है। वाट क्या करती है, तो शक्ति यानी कि ये पावर हो गया आपका, ये रेसिस्टेंस हो गया, और ये आपका करंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल देखिए, किरचॉफ का बिंदु। देखो दोस्तों अगला सवाल में किरचॉफ का बिंदु नियम का पालन करता है। बिंदु नियम यानी कि पॉइंट रूल, जो अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो पॉइंट रूल जो पालन करता है वो मुख्य रूप से होता है आवेश की संरक्षण का सिद्धांत, बी नंबर। कहीं पर ऊर्जा संरक्षण देता है, लेकिन इसका मेन आंसर होगा आवेश। जैसे पॉइंट रूल लगा दिया जाए तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो
तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो सबसे पहले 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो फर्स्ट में आपको 1.6 चेक करना है, 1.6 1.6 1.6। सेकेंड में आपको 10 टू पावर -19 चेक करना है कि क्या है 10 टू पावर -19। -16 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी -19। ठीक है, आपका सही आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर के बाद 8 नंबर का सवाल देखिएगा आपके सामने फटक से आ गया। चलिए देखिए, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए। चार्ज 3 तरह से हो सकता है, या तो रहेगा स्थिर चार्ज रहेगा जिसको कहते हैं स्टेडी चार्ज, ठीक है, और या तो रहेगा समरूप वेग से चलायमान, और दूसरा रहेगा असमरूप वेग से, असमरूप वेग से रहेगा। तो पहले समझिए, जो स्थिर होता है वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जो समरूप वेग होता है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र करता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र भी रहेगा और साथ साथ क्या रहेगा? चुंबकीय। तो विद्युत भी हो गया और चुंबकीय भी हो गया, ये आपका सी हो गया। और असमरूप वाला क्या होता है? विद्युत भी, चुंबकीय भी, और साथ में EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये असमरूप वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जो लोग मेरी ऑफलाइन क्लास पढ़े होंगे उन्हें पता होगा, या वीडियो भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट में, वहां पे सब कुछ बताया गया है। लेंज का नियम पालन करता है। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे, लेंज का सीधा नियम लिखा रहेगा। तो लेंज का नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर लेंज का नियम है तो ऊर्जा संरक्षण, और अगर लिखा रहे पॉइंट रूल, क्या लिखा रहे? पॉइंट रूल, या तो फिर बिंदु नियम, बिंदु नियम, तो ये पालन करता है आपका आवेश संरक्षण। समझिएगा ध्यान से, लेंज का नियम लिखा है तो ऊर्जा संरक्षण, अगर पॉइंट रूल लिखा हुआ है तो क्या लिखना है? आवेश संरक्षण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में आइए, क्वेश्चन नंबर 10 में संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है। तो दो लेंसों की शक्ति होती है मेरे दोस्त, पावर इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है। जितने भी लेंस को पास में रख दीजिए, सब में क्या होता है? P1 प्लस P2। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? क्लियरेंस हो जाएगा। अच्छा, इस सवाल में एक चीज मैं आपको और भी समझा देता हूं कि हो सकता है कि पावर इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला ये भी पूछे, तो पावर इक्वल टू 1/f, यानी कि फोकस इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस r2, ये भी होता है फॉर्मूला। आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, एकदम रट जाइएगा कि पावर इक्वल टू फॉर्मूला 1/f, यानी कि फोकस दूरी, इंटू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो दोस्त, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। तो तेजी से चलने वाली, तेजी कहने का मतलब होता है सबसे तेज। तो सबसे तेज चलने वाली बीटा किरण, तो बीटा कहने का मतलब होता है नेगेटिव आवेश। कैसा आवेश? नेगेटिव। अब देखिए, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर 0 होता है, फोटोन पर भी 0, और इस पर ही होता है नेगेटिव। ठीक है, तो अब बीटा किरण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, बीटा किरण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, अगला सवाल, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति होती है। तो सबसे पहला नंबर सवाल देखिए, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर वो क्या होगा? अवमंदित होगा। इसको याद रखेंगे, अवमंदित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे, माइकल फैराडे, ये पिछले बार भी आया था। और 1 फैराडे इक्वल टू, आपको याद रखना है कि 1 फैराड अगर आवेश के बारे में पूछा तो 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। ठीक है, और फैराड क्या है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, 14 नंबर सवाल, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? न्यूनतम कहने का मतलब सबसे कम होगा। तो सबसे कम गामा किरणें होती है, चूंकि इसी का वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, वेधन क्षमता किससे सबसे ज्यादा होता है? तो वेधन क्षमता होता है गामा किरणें का। ठीक है, और इसका तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य 10 के पावर -10 मीटर से लेकर
10 के पावर -8 मीटर तक होता है। पर बैगनी की बात करेंगे तो 10 के पावर -8 से लेकर के 4 गुना 10 के पावर -8 तक होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अवरक्त की बात करें, अवरक्त खत्म, इसकी बात कर लेते हैं तो ये सीधे होता है 10 के पावर -13 से लेकर के 10 के पावर -10। तो ये 10 के पावर -13 सबसे छोटा गामा। अवरक्त किरणें 1 गुना समथिंग होता है, 1 गुना समथिंग होता है 1 मीटर के लगभग। ठीक है, नेक्स्ट, क्रांतिक कोण का सघन मात्रक या आपतन कोण है जिसका मान विरल माध्यम में अपवर्तन कोण के बराबर होता है। इसको याद रखेंगे। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है। तो समझिए क्रांतिक कोण किसको कहते हैं। जैसे ये आपका अपवर्तक सतह है और ये एक सीधे जा रहा है, तो सीधे जाने के बाद ऐसे पार कर जाएगा, लेकिन जैसे ये इधर जाएगा तो ये इधर मुड़ जाएगा और कुछ इधर आएगा। ठीक है, अब ठीक इसके बाद यहाँ आने के बाद ये इंटरफेस पर टकरा जाएगा तो वापस आएगा। तो ये जो एंगल होता है ये क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि माध्यम में वह आपतन कोण है जिसका मान विरल माध्यम में अपवर्तन कोण। तो विरल माध्यम में ये है, तो इसका अपवर्तन कोण यहाँ कितना डिग्री हुआ, ये तो 90 डिग्री हो गया, हुआ ना। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपवर्तन कोण का मान कितना, 90 डिग्री। आपतन कोण आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्रांतिक कोण में हमेशा अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 16 के बाद 17 नंबर सवाल पर आते हैं और ये 17 नंबर आपके पास आ गया है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। तो जैसे ही आ गया बड़ा, तो बड़ा बनने का काम करता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। और छोटा किस में बनता है, तो छोटा हमेशा बनता है उत्तल दर्पण में, हमेशा छोटा किस में। और वस्तु के बराबर प्राप्त होता है किस में, समतल दर्पण में। बराबर होगा समतल दर्पण में, छोटा उत्तल दर्पण में और बड़ा होता है अवतल दर्पण में। ठीक है, नेक्स्ट, अगली सवाल। एक एएमयू, पहले आपको एएमयू का मतलब, एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। याद रखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू का मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू ये होता है 1.627 गुना 10 के पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, पहला नंबर। और इतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। नेक्स्ट में आते हैं, चलिए सवाल देखेंगे अगला। एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी। तो समझिएगा, पहले उत्तल लेंस कहते किसको है, तो ये उत्तल लेंस इसको कहते हैं जो बीच में मोटा होता है और किनारे किनारे पतला होता है। ठीक है, तो सवाल पूछ रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए न्यूनतम दूरी। तो वास्तविक प्रतिबिंब तभी रहेगा जब यहाँ C के उधर की ओर बनता है। ठीक है, तो C से एक तरफ C से अंदर रहेगा और एक तरफ C से क्या रहेगा, बाहर रहेगा, तभी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। चलिए, C पर रहता है तो ये C का वैल्यू यहाँ बनता है वस्तु को बराबर। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि उसके बीच न्यूनतम दूरी। तो देखिए ये 2f और इधर भी 2f, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4f। तो 4f से कम होगा, 4f से कम, बराबर नहीं होगा, चूंकि उसमें वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। तो न्यूनतम दूरी 4f से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी वाले लेंसों के संयोग से बने समतुल्य। तो हम पहले निकालेंगे कि पावर बराबर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पावर P1 प्लस क्या होता है, P2। और P1 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो 1/20 और 1/-40। चूंकि सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। तो 100 से गुना करेंगे 20×25 तो +5 डायोप्टर, और 0 से 0 कट गया तो 25×4 -2.5 डायोप्टर, घट करके कितना आ जाएगा, 2.5 डायोप्टर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। ये कहाँ से लाए, तो ये दोनों को 100 से गुना कर दिए। ठीक है, दोनों में 100 से हम क्या कर दिए, गुना कर दिए। या तो डायरेक्ट आप जोड़ घटाव करके गुना कर दिए, या तो दोनों में गुना कर दिए। ठीक है ना, कैलकुलेशन दोबारा आप कॉपी में कर सकते हैं। नेक्स्ट में आइए, देखिए मैंने पिछले ही वीडियोस में आपको बताया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता याद कर लीजिएगा, और पूछ दिया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 1 + d/f होता है। मैंने आपको बताया था आंसर नंबर C। D का मतलब क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर, और इसका मतलब होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा, या इसको कह सकते हैं विजन ऑफ डिस्टेंस, विजन ऑफ डिस्टेंस।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अगला सवाल में देखो, एक व्यक्ति -2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है, नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति की दूरी बिंदु कितना है? तो टेंशन नहीं लेंगे, इसका फोकस दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। तो फोकस दूरी बराबर -2.5d है, इसको 100 से गुना कर देंगे, चूंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, पॉइंट हटेगा 0, 25 का 100 -40 सेंटीमीटर, फोकस बराबर। तो अब 40 सेंटीमीटर है। अब इसका जरा सा ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, नेत्र दोष तथा, तो माइनस बताता है हमारा पास कि ये होता है अवतल लेंस, माइनस बताता है कैसा लेंस है, ये अवतल लेंस है, ठीक है। तब इसमें पहले देखिए अवतल लेंस किस में काम देता है, तो निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष यहाँ पर है और 40 आ गया, तो 40 सेंटीमीटर यहाँ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्त, अगला सवाल, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। तो प्रकाश की जितनी भी अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ कहने का मतलब कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये पुष्टि करता है आपको ध्रुवन को, किसको करता है, ध्रुवन को, ठीक है। इसको याद रखेंगे, हाइगन्स प्रिंसिपल ने भी बताया था कि अनुप्रस्थ तरंग में होता है। चलिए नेक्स्ट, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम और एक पर लिखा हुआ है कि एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले, अपवर्तनांक यानी कि म्यू का वैल्यू 1.5 है, तो इस माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो आपको पहले पता होगा फॉर्मूला कि म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, और सी का मतलब होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा का वैल्यू 6000 और एंगस्ट्रम है तो गुना हो गया 10 के पावर कितना, 4 8, 10 के पावर -10 मीटर, ये होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ नहीं, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस माध्यम में तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो आपको इतना जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इसका आराम से जवाब फटाक से, इतना करने से कोई फायदा ही नहीं है। डायरेक्ट इसको जवाब हम लोग से म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, तो यहाँ पर जवाब चल जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य को इधर कर दीजिए, सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन म्यू, और इस सी का ही मान आपको यहाँ पर दिया गया। तो एक तरह से एक झटके में बना सकते हैं कि जितना है और 1.5 है, 15 चौका 60, 4 बार में कटेगा 4000 एंगस्ट्रम। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, फटाक से, ठीक है। हालांकि 1 0 ज़्यादा होगा, लेकिन वो एंगस्ट्रम में मैनेज होगा, चूंकि इसमें 3 तरह के फॉर्मूलाज काम करेंगे, μ1 अपॉन μ2 के हिसाब से आप डायरेक्ट यहाँ पर मार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए अपवर्तनांक, ये तो एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है कि 24 पॉइंट समथिंग होता है, 24.4 होता है अपवर्तनांक, 42 देता है कहीं कहीं पर, लेकिन आपको 24.41 है। तो आप यहाँ देखिए 24.4 आ रहा है, मैच कर रहा है, मार दीजिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है, तो नाभिक की त्रिज्या होती है फर्मी में, किसमें, फर्मी में, और फर्मी का मतलब 10 के पावर -15, 10 के पावर -15 होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे हम लोग, 10 के पावर -15 होता है, तो ये आपका दिया गया 10 के पावर -15 इक्वल टू 1 फर्मी में होता है, और यही आपका नाभिक का त्रिज्या होता है, ठीक है। बुक में आंसर आपका गलती दिया गया, कहीं पर 14 है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, इसको जरा सा ध्यान देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण, क्वेश्चन समझिएगा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह कौन सा बल है? तो ये बल है मेरे दोस्त कूलाम बल। कौन सा बल है? कूलाम बल, ठीक है। चलिए 28 नंबर सवाल में जरा सा देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में जाती है तो प्राप्त होती है बामर श्रेणी। केवल उच्च कक्षा को क्या कहते हैं? तो एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, और निम्न कक्षा में तो उसे लोअर स्टेट कहते हैं, ठीक है। एक एक्साइटेड से लोअर में जाती है तो कौन सी श्रेणी आती है? बामर श्रेणी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट 29 नंबर सवाल में देखिएगा मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कर परावैज्ञानिक रूप से परावैज्ञानिक भाग में पाई जाती है। तो पहले समझिएगा, बामर, ये बामा लिखा हुआ है, ये बामर होना चाहिए, और बामर जो होता है दृश्य प्रकाश में होता है, इसको भी याद रखेंगे। ब्रैकेट श्रेणी होता है अवरक्त प्रकाश में, ये सब चीजें आपको याद कर लेना है। पाश्चन श्रेणी होती है अवरक्त में, ठीक है, और लाइमन श्रेणी होती है आपका परावैज्ञानिक में, परावैज्ञानिक में। तो आपको क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है? परावैज्ञानिक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर।
देखिएगा, लाइमन, पराबैंगनी, पाषाण अवरक्त, बामर दृश्य और ब्रैकेट अवरक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बाद 30 नंबर सवाल, और 30 नंबर सवाल आपके पास आ चुका है। और ये आपके ख्याल गेट का क्वेश्चन दिया गया है। गेट कहने का मतलब होता है लॉजिक गेट, और गेट का बुलियन व्यंजक। देखिए मैंने आपको बताया था कि और को आपको किससे याद रखिएगा, जोड़ से। किससे याद रखिएगा, जोड़ से। तो a प्लस बी इक्वल टू वाई। अगर पूछ देता एंड गेट, तो एंड गेट होता है a डॉट बी। ठीक है, और पूछा है तो और का मतलब होता है a प्लस बी। अगर पूछता नैंड, नैंड पूछता तो नैंड पूछ रहा है तो एंड के ऊपर एक बार लगा दीजिए। अगर नॉर पूछा जाए तो नॉर पूछा जाए तो a प्लस बी के ऊपर ये लगा दीजिए। ठीक है, अगर आपसे नॉट पूछा जाए तो नॉट के ऊपर कहने का मतलब केवल बार लगा दीजिए, तो ये आपका नॉट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट, एंड गेट का बुलियन। अभी अभी मैंने बताया एंड गेट, तो इसका जवाब क्या हो गया, a प्लस वाई। सॉरी, गलती गलती गलती, अभी अभी मैंने बताया एंड गेट a डॉट बी। ठीक है, ये एंड, ये क्या हो गया, ये और हो गया। ठीक है, ये डॉट के ऊपर है तो इसका मतलब क्या हो गया, नंड। क्या हो गया, नंड। ये क्या हो गया, नॉर। सारा आ गया इसमें। नेक्स्ट, नॉर गेट के लिए तो अभी अभी मैंने बताया नॉर गेट के लिए क्या होगा, तो नॉर गेट के लिए ये होगा और के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, जर्मेनियम सिलिकॉन के बैंड अंतराल। बैंड अंतराल जिसको कहते हैं एनर्जी गैप, गैप एनर्जी गैप बैंड, ये अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है, तो ये होता है 0.7 से 1.1। याद रखिएगा, जर्मेनियम का 0 और सिलिकॉन का 1.7। सिलिकॉन SI होता है, जर्मेनियम आपका JE होता है, GE। ठीक है, GE होता है जर्मेनियम। और दोनों कैसा है, तो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो होता है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। किसके द्वारा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। होल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बीवर कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह कौन सा है, तो टीवी परास के लिए होता है 300 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज, तो मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब 10 के पावर 6 होता है, रट जाइएगा। और माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6। दो चीजें कंफ्यूजन है, मेगा माइक्रो। मेगा 10 के पावर 6 और माइक्रो होता है 10 के पावर -6। चलिए, प्रकाशीय तंतु किसे कहते हैं, तो प्रकाशीय तंतु में क्या होता है कि ये ऑप्टिकल फाइबर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। पहला चीज याद रखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर। और ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर होगा, और इसमें संप्रेषण और तरंग निर्देशांक दोनों होता है। ये आपका C नंबर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, अगली सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है, तो अल्फा कण पे पॉजिटिव होता है, बीटा कण पे नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव होता है। तो बच गया आपका फोटोन। फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर। ठीक है, अगला सवाल है एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन का मात्रक, चलिए किसी को नहीं भी पता है तो मैं आपको यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा कि कूलम्ब इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R के स्क्वायर। केवल एप्सिलॉन चाहिए, तो एप्सिलॉन चाहिए तो ये इधर और ये इधर, तो यानी कि एप्सिलॉन इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 R स्क्वायर इंटू क्या हो गया F। तो इस तरह से हो गया कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन का मात्रक। ठीक है, एप्सिलॉन का मात्रक होता है, और इसमें कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का होता है फैराड होता है। तो इसका सही जवाब होगा B नंबर, फैराड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में 1 मीटर को यहाँ से हम हटा देंगे, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो इतना हो जाएगा F और ये बन गया M, तो FM इनवर्स। चलिए नेक्स्ट में अंतरिक्ष संचार में होता है, तो अंतरिक्ष संचार में होता है तो परावर्तन भी, अपवर्तन भी, विवर्तन भी, अतिकरण, ये सभी हो जाएगा, D नंबर आंसर। चलिए, विद्युत तीव्रता की बीमा होती है, तो मेरे दोस्त विद्युत तीव्रता का पहले मात्रक तो जान लें।
तो विद्युत तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन अपॉन कूलम्ब होता है, ठीक है, या फिर वोल्ट अपॉन मीटर होता है। अब न्यूटन के हिसाब से करेंगे तो न्यूटन का होता है MLT इनवर्स 2 और कूलम्ब का होता है AT इनवर्स 1, सॉरी AT, कूलम्ब का क्या होता है AT। अब इसी के हिसाब से मारिए कि कौन सा आपका चलेगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा MLT इनवर्स 3 और A के पावर इनवर्स। तो ऑप्शन में A कहीं नहीं लिखा है तो A की जगह पर क्या लिख दिया I, और ये देखिए B नंबर में A की जगह पर कहाँ है I। आप ये तीन चीज मिला लीजिए, ये ML2 है, ML2 है, ML2 है, तो ML2 यही है, I को ही समझना है कि A है, ठीक है। नेक्स्ट अगली सवाल है, गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है। तो गॉस के नियम के अनुसार ये होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद टोटल आवेश कुल आवेश 1/ε0 के गुणनफल होती है। तो कुल आवेश को लिखा जाता है Q और ε0 तक Q अपॉन ε0, और गॉस कुल फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, क्या से, फाई से। तो आंसर हो गया A, फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन ε0। चलिए नेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व। तो पहले दोस्त पृष्ठ घनत्व याद रखेंगे, पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश हो गया Q, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तक Q अपॉन मीटर के स्क्वायर। पहला नंबर Q का मतलब कूलम्ब, Q का मतलब कूलम्ब, तो कूलम्ब C और मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, LR परिपथ में कलांतर होता है, कलांतर यानी कि फेज, तो ये tan इनवर्स ओमेगा L बटा R होता है, C नंबर याद रखेंगे। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर, ये तो था मॉडल पेपर 3, सॉरी ये तो था हमारे पास मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है, फिजिक्स मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट सेशन लगातार बनी रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जितने भी ट्वेल्थ बोर्ड हैं उन सब 12th विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और मैं इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद, हमारी मुलाकात अगली वीडियो में। थैंक यू।